नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई 2024 ईस्वी भारत सरकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार करते हुए ब्रिटिश काल के बने हुए कुछ कानूनों को निरस्त करके आधुनिक किया और कुछ नए कानून लाई, जिसमें से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय न्याय अधिनियम BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA को लाया गया। भारतीय न्याय संहिता, इसमें कुल 358 धाराएं हैं, जबकि पुराने कानून IPC में 511 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 नए अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ाई गई है। 83 यानी कि 83 अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों के लिए सज़ा को अनिवार्य कर दिया गया है। 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा पर दंड लागू किया गया है, जबकि 19 अपराधों को पूरी तरह से निरस्त करके हटा दिया गया है। नंबर 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें 531 धाराएं हैं, जबकि पुराने कानून CRPC में 484 धाराएं थी। इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 उप धाराएँ जोड़ी गई है। 44 नए प्रावधानों और स्पष्टीकरण को जोड़ा गया है और 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधानों को जोड़ा गया है और 14 धाराओं को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इसमें 170 प्रावधान होंगे, जबकि पहले पुराने कानून में 163 प्रावधान थे। एक्ट में कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 2 नए प्रावधान के तहत 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं। अधिनियम में 6 प्रावधानों को निरस्त करके हटा दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए मामले पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा, यानी कि जो केस 1 जुलाई 2024 ईस्वी से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच पुराने कानून के आधार पर तब तक चलती रहेगी जब तक कि नए कानून का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता। 1 जुलाई से लेकर नए कानून के तहत FIR दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल तक पूरी प्रक्रिया होगी। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच के लिए अहमियत दी गई है। इस कानून को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह में लाया गया है। इसके तहत अदालत में प्रस्तुत सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रिकॉर्ड किए जाएंगे। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट तथा ईमेल उपकरणों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में भारत की प्रत्येक अदालत और पुलिस थाने अथवा चौकियों को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा, जो न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए मील का पात्र साबित होगा। इसके साथ साथ प्रत्येक उस व्यक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नज़र में रखा जाएगा जो मोबाइल का इस्तेमाल करता है। अब सूचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप FIR दर्ज कर सकेंगे। हत्या, लूट, रेप जैसे गंभीर धाराओं में भी आप FIR दर्ज कर सकेंगे। 22 रिकॉर्ड से पुलिस को सूचना दे सकेंगे। FIR के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर FIR की कॉपी पर साइन करना ज़रूरी होगा। साथ में नए कानून में यह भी प्रावधान है कि भारत का कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं पर भी 0 FIR दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 FIR ऐसे अपराध से जुड़े हैं जिससे 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करानी होगी। न्याय व्यवस्था में तीव्रता लाने के लिए FIR के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी कि अदालत को फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिन के भीतर उसकी कॉपी
मुहैया करानी होगी। साथ में नए कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित बताना होगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन भी सूचना दी जा सकती है। महिलाओं अथवा बच्चियों के साथ होने वाली रेप की घटनाओं से निपटने के लिए कानून में 10 साल, 20 साल और आजीवन कारावास की सज़ा या मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथ में शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराधी को रेप से अलग अपराध माना गया है। पीड़ित व्यक्ति को केस से जुड़े हर तथ्य की अपडेट SMS के जरिए मोबाइल नंबर पर देनी अनिवार्य होगी। अपडेट की समय सीमा 90 दिन की होगी। 90 दिन के अंदर पीड़िता को न्याय देना अदालत के लिए अनिवार्य होगा। अप्राकृतिक यौन अपराध IPC की धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिकता को अपराध माना जाता था, लेकिन नए कानून में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया है। इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। हालांकि यह मामला भी विचाराधीन है। मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी। भारतीय न्याय संहिता ने मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम मर्डर के लिए आजीवन कारावास या मौत की सज़ा का प्रावधान किया है। यह उन मामलों से संबंधित है जहां 5 या अधिक लोग जाति, संप्रदाय अथवा धर्म, लिंग, जन्मस्थान या भाषा, व्यक्तिगत विशेषता से किसी आधार पर किसी के ऊपर अपराध किया जाता है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो चालक अथवा परिचालक अपनी कार, वाहन अथवा ट्रक के माध्यम से किसी व्यक्ति को कुचलकर अथवा घायल करके निकल जाता है। गलती से चोट लगने पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर अथवा पुलिस को सूचना देने पर व्यक्ति को कम सज़ा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी को डंडे से प्रहार करता है या मारता है तो पूर्व में इसको सामान्य अपराध की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब ट्रायल कोर्ट को कम से कम 3 साल के अंदर फैसला देना ही होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन के अंदर फैसला देना होगा और फैसले के 7 दिन के भीतर सज़ा सुनानी होगी। राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस, पार्टी वर्कर के धरने, प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेंगे। धरना, प्रदर्शन या उपद्रव में यदि फरियादी आम जनता या नागरिक है तो इसकी मंजूरी लेनी होगी। चुनावी अपराध की धाराओं पर भी विस्तार किया गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती आदि मामले पर भी धारा 303 से 334 तक प्रावधान किया गया है। मानहानि का जिक्र 356 में किया गया है। दहेज प्रथा से पीड़ित अथवा प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी कानून में बहुत से सुधार अथवा प्रावधान किए गए हैं। साथ में बहुत सी शब्दावलियों को प्रतिस्थापित किया गया है। उदाहरण के तौर पर मानसिक बीमार के स्थान पर विकृत चित्त ने ले लिया है। इस तरह की बहुत सी शब्दावली को द्वारा से परिभाषित किया गया है। शुरुआती 40 या 60 दिन के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है। यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जांच अधिकारियों को कारण बताने का आदेश नहीं देती। एक अधिकार आरोप मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है। IPC की धारा 310 जिसमें ठग अथवा ठगी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। फेक न्यूज़, झूठी अथवा भ्रामक जानकारी को प्रकाशित करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। राजद्रोह शब्द को व्यापक रूप से पुनः परिभाषित किया गया है। राजद्रोह शब्द का प्रयोग ब्रिटिश काल से चला आ रहा था। इसको परिभाषित कर देशद्रोह के रूप में पेश किया गया है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को कानून को लागू करने से पूर्व ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो और पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के साथ साथ राष्ट्रीय सूचना संचार सेवा ने भी राज्य सरकार के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों, न्याय अधिकारियों और उससे जुड़ी सेवाओं के सब 6 लाख से ज़्यादा लोगों को नए नियमों की ट्रेनिंग दी गई है। 2020 ईस्वी को गृह मंत्रालय ने भारतीय आपराधिक कानून की समीक्षा और समय की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों ने विधेयकों का आधार बनाया।
11 अगस्त 2023 को भारतीय गृह मंत्रालय ने भारतीय संसद में इस विधेयक को पूरी तरह से तैयार होकर पेश किया, जिसको पूरी तरह से लागू करने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई 2024 ईस्वी को दी।